नमस्कार। इन दिनों देश में एक अलग ही माहौल देखा जा रहा है। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासत में घमासान मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ईडी की कार्यवाही ने विपक्षी नेताओं को विरोध में सड़कों पर ला दिया है। दरअसल जैसे ही ईडी ने राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। सवाल यह है, यह प्रदर्शन दबाव बनाने के लिए है या जो आरोप लग रहे हैं ईडी की कार्यवाही राजनीति से प्रेरित और द्वेषतापूर्ण है। ईडी ने न सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, बल्कि रॉबर्ट वाड्रा को भी लैंड स्कैम में दर्ज मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। वहीं ईडी ने राजस्थान में गहलोत सरकार में मंत्री रहे प्रताप खाचरियावास के यहां भी रेड की कार्यवाही की। आपको बताते हैं किस किस मामले में ईडी की कार्यवाही की जा रही है। सबसे पहले राहुल और सोनिया गांधी से जुड़ा नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है, जानते हैं विस्तार। उन्नीस 1938 में आजादी के आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड की शुरुआत की थी। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल नाम की कंपनी इनका प्रकाशन करती थी। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड एजेएल एक समय देश के प्रमुख समाचार प्रकाशकों में उसका नाम था, जिसने नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी, कौमी आवाज उर्दू और नवजीवन हिंदी जैसे प्रतिष्ठित अखबारों को प्रकाशित किया था। ये अखबार स्वतंत्रता के आंदोलन की आवाज माने जाते थे और भारतीय राजनीति और समाज को दिशा देने में इनकी अहम भूमिका मानी जाती थी। साल 1942 में ये अंग्रेजों को खटकने लगा और इस अखबार पर बैन लगा दिया गया। हालांकि 3 साल बाद वह बैन हट गया। एजेएल ने 2008 में आर्थिक तंगी के कारण नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन रोक दिया था। इसके बाद 2010 में कांग्रेस ने एजेएल को अलग अलग समय में कुल मिलाकर 90 करोड़ रुपए बतौर कर्ज दिए थे, जबकि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 के मुताबिक कोई राजनीतिक पार्टी किसी को कर्ज नहीं दे सकती। नवंबर 2010 में नई गैर लाभकारी कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई और कांग्रेस के विश्वस्त सुमन दुबे और सैम पित्रोदा जैसे लोग इसके निदेशक बने। एजेएल ने यंग इंडिया को 50 लाख रुपए, जिसके बदले उनका 90 करोड़ का कर्ज माफ हो गया। साथ ही एजेएल के सारे शेयर भी यंग इंडियन के पास चले गए। दिसंबर 2010 में राहुल गांधी और जनवरी 2011 में सोनिया गांधी को यंग इंडियन के बोर्ड में शामिल किया और उनके नाम कंपनी के 76% शेयर ट्रांसफर कर दिए गए। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस डील को घोटाला बताते हुए कोर्ट में केस दायर किया। उनका आरोप था यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए में 90 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश की, जो नियमों के खिलाफ थी। एजेएल के अधिकांश पुराने शेयर धारकों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों से फर्जी दान, एडवांस किराया और विज्ञापनों के नाम पर करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की गई है। इन आरोपों के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ भी हुई थी। कुछ दिनों पहले ईडी ने एजेएल की 700 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को अटैच कर कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के बाद 2014 में ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। यह मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन गांधी परिवार को इस मामले में कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। 26 जून 2014 को ट्रायल कोर्ट ने डॉक्टर स्वामी की शिकायत के आधार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित नई कंपनी में निदेशक बनाए गए सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा को पेश होने का सम्मन भेजा था।
कोर्ट ने 7 अगस्त 2014 को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के सभी निदेशकों को अपने सामने पेश होने के निर्देश दिए थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ट्रायल कोर्ट के सम्मन के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था और सम्मन रद्द करने की मांग की थी। हालांकि हाई कोर्ट ने 7 दिसंबर 2015 को कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी थी और दोनों नेताओं को ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। कोर्ट ने इस मामले में संदिग्ध आचरण को लेकर तल्ख टिप्पणियां की थी और कहा था कि आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में रोका नहीं जा सकता। इसके बाद सोनिया राहुल निचली अदालत में पेश हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके बाद सोनिया और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सोनिया राहुल ने सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि यह मामला रद्द किया जाए और अंतरिम राहत के तौर पर पटियाला हाउस अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई जाए। 12 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को कोर्ट में पेशी से छूट दे दी, लेकिन ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आयकर विभाग ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2011-12 के लिए सोनिया और राहुल गांधी के टैक्स असेसमेंट को फिर से खोलने का निर्णय लिया। विभाग का आरोप था कि एजेएल अधिग्रहण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई गई। यंग इंडिया ने आयकर जांच को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि मई 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में आयकर विभाग को जांच जारी रखने की अनुमति दी। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और टैक्स असेसमेंट को फिर से खोलने का फैसला रद्द करने की मांग की, जिसके बाद दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस के 2011 और 12 के टैक्स दस्तावेज की दोबारा जांच की मंजूरी दे दी। जनवरी 2019 में आयकर विभाग ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा था और उन्हें 100 करोड़ रुपए चुकाने को कहा गया था। आयकर विभाग ने कहा था कि गांधी परिवार ने 300 करोड़ रुपए की आय छिपाई थी। सोनिया गांधी पर 155.4 करोड़ रुपए और राहुल गांधी पर 155 करोड़ रुपए की आय कम दिखाने के आरोप लगे। 2014 में दिल्ली की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने स्वामी की शिकायत पर संज्ञान लिया था। जांच के दौरान ईडी ने पाया कि यंग इंडियन कंपनी ने नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजेएल की संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से अपने नियंत्रण में लिया, जिससे करीब 988 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित आय मिली। इस सिलसिले में ईडी ने 2023 में कार्यवाही करते हुए 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां और 90 करोड़ रुपए के एजेएल के शेयर अटैच किए थे। अब अप्रैल 2025 में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आपराधिक रूप से चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दायर किए हैं। इसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बताया गया है। ईडी ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत धन शोधन का अपराध करने के लिए धारा 44 और 45 के साथ साथ कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से निपटने वाली धारा 70 को भी लागू किया है, जिसके तहत फर्मों के पदाधिकारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके। ईडी ने पीएमएलए की धारा 4 के तहत आरोपियों के लिए सजा की मांग की है, जिसमें 7 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी एजेएल और यंग इंडियन कंपनी के प्रमुख लोगों के साथ मिलकर करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर कब्जा जमाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी। ईडी ने 2017 के आयकर विभाग के मूल्यांकन आदेश का हवाला देते हुए इस पूरे मामले की बुनियाद रखी थी। ईडी के मुताबिक यह साजिश इस तरह से रची गई कि एजेएल के 99% शेयर महज 50 लाख रुपए में यंग इंडियन नाम की एक निजी कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई। यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 38% है, जबकि बाकी 24% दिवंगत मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी, जिन्हें ईडी ने गांधी परिवार का करीबी और सहयोगी बताया था। आरोप पत्र में यह भी कहा गया कि कांग्रेस ने जो 90 करोड़ रुपए का कर्ज एजेएल को दिया था, उसे मात्र
9 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर में तब्दील कर दिया गया और बाद में यही शेयर यंग इंडियन को सौंप दिया गया। ईडी का दावा है कि इस प्रक्रिया ने सोनिया और राहुल गांधी को एजेएल की बहुमूल्य संपत्तियों पर लाभकारी स्वामित्व दिला दिया। ईडी का यह भी आरोप है कि इस पूरे लेन देन के जरिए 414 करोड़ रुपए से अधिक की कर की चोरी की। इस मुद्दे पर देश भर में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। साथ ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि यह कार्यवाही द्वेषतापूर्ण की जा रही है। यह भी आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। यहां तक कि आरोप लगे हैं कभी किसी भाजपा नेता के यहां रेड क्यों नहीं पड़ते। वहीं ईडी ने लैंड स्कैम के एक मामलों में सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के लगातार चल रही कार्यवाही के विरोध में पूरी कांग्रेस इन दिनों सड़कों पर उतरी हुई है। लेकिन सवाल है, अगर जांच या पूछताछ के लिए बुलाया भी गया है तो डर क्या है? अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो फिर सड़कों पर उतरने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? खैर, फिलहाल हमारे पिन पॉइंट की स्पेशल विशेष खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।